हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में से एक न्यास परिषद और एक और अंग 6 ही अंगों में से जो ये भी है चौथा अंग सचिवालय। आज इन दोनों अंगों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम महासभा और सुरक्षा परिषद जो यूएनओ के बहुत प्रमुख अंग हैं उनको हम देख चुके हैं। ये स्क्रीन पर हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग न्यास परिषद या द ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूएनओ के चार्टर के अकॉर्डिंग ये जो अंग है न्यास परिषद, इसके उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहायता देना और इसके लिए स्वशासन और स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना, बिना भेदभाव के सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक व वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों और उसके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। मतलब कुल मिलाकर के स्वशासन और स्वतंत्रता दिलाना उन प्रदेशों को जो उपनिवेश थे। एक्चुअल में यूएनओ का ये जो अंग बना था ये राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है, उसका सम्मान करता है और इसके लिए उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन उपनिवेशों को जो कि उससे पिछले टाइम में काफ़ी लंबे एक परंपरा बन चुकी थी कुछ महाशक्तियों के द्वारा उपनिवेश बनाने की, तो उन राष्ट्रों को स्वशासित बनाना, स्वशासन के योग्य बनाना और उनको स्वतंत्र बनाना, ये इस उद्देश्य को लेकर के न्यास परिषद का गठन किया गया था। तो ये जो न्यास परिषद अंग है, यह परिषद हम यहाँ देख रहे हैं इस सिद्धांत पर आधारित की गई कि इस समय मतलब उस समय जब निर्माण हुआ था यूएनओ का, इस समय भी कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इसलिए सभ्य देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में सहायता करें और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनकी और इनके हितों की देखभाल इन्हें न्यास मतलब धरोहर या अमानत समझते हुए करें। मतलब कुल मिलाकर के उन प्रदेशों जो उपनिवेश रह चुके हैं और इस वजह से वो अल्प विकसित रह गए हैं, पिछड़े रह गए हैं, तो यूएनओ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी विश्व में शांति स्थापित करने की जो जिम्मेदारी उसने ली है, उसे उन्नत करने की जो जिम्मेदारी ली है, उसके तहत उन प्रदेशों को भी स्वशासन के योग्य बनाने और उनको स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी भी यूएनओ ने ली और ये न्यास परिषद को सौंपी गई। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यास पद्धति के अंतर्गत शुरू में 11 प्रदेश थे जिन्हें न्यास परिषद को सौंपा गया। तो न्यू गिनी था उसमें, रुआंडा उरुंडी, फ्रेंच कैमरून, फ्रेंच टोगोलैंड, पश्चिमी समोआ, टांगानिका, ब्रिटिश कैमरून, ब्रिटिश टोगोलैंड, नौरू और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप और सोमालिलैंड। ये 11 प्रदेश न्यास पद्धति के अंतर्गत न्यास परिषद को सौंपे गए। ये उपनिवेश थे और इनको स्वशासन के योग्य बनाना था, ये उसकी जिम्मेदारी थी। और ये बहुत खुशी की बात है, यूएनओ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि विशेष रूप से इस अंग को जो ये 11 प्रदेश सौंपे गए थे ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं और न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यूएनओ का इस क्षेत्र में तो कम से कम रहा ही। न्यास परिषद का संगठन, हालांकि अब इसका काम खत्म हो चुका है तो इसको बहुत महत्व भी नहीं दिया जाता है। अब काम इसका लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए पर संगठन हम फिर भी मोटे तौर पर देख लेते हैं कि जिन राज्यों को न्यास का भार सौंपा गया था, तो हमें हिस्ट्री भी जाननी है इसकी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को सौंपा गया था। तो इनके ये सदस्य थे इसके, और स्थायी सदस्यों में से जो बच गए, अमेरिका और ब्रिटेन तो न्यास को संभालने के लिए चुने गए थे। चीन, फ्रांस और सोवियत संघ जो 5 में से 3 बचे थे ये भी इसके मेंबर थे। और महासभा के द्वारा कुछ और सदस्यों को
इनका फिक्स था रेशो कुछ, उसको भी 3 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा चुना जाता था। पर अब जो स्थिति है, अब उसका कार्य पूर्ण हो जाने के बाद, न्यास परिषद का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद केवल 5 स्थायी सदस्य, जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, वही इसके सदस्य हैं। तो ये अंग लगभग अपना काम पूर्ण कर चुका है, बस ये नाम के लिए अभी वहाँ पर मौजूद है। एक और अंग हम आज देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग सचिवालय या सेक्रेटेरिएट। ये जो प्रमुख 6 अंग हैं उसमें से एक है, ये हम जानते हैं। और ये एक स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है, और ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। ये प्रशासनिक अंग है और ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट संभालने का, जिससे सारे अंग इसके सुचारू तरीके से काम करते रहें। तो उसमें कर्मचारियों की व्यवस्था करना और उस पूरे प्रशासन के, उस मैनेजमेंट को पूरे को देखना, इस सचिवालय का काम है। और इसमें महासचिव और दूसरे अन्य अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। महासचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में। महासचिव इम्पोर्टेंट पद है, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पद है और ये केवल सचिवालय का ही अध्यक्ष नहीं होता महासचिव, बल्कि इस पूरी जो यूएनओ है, पूरी विश्व संस्था जो है यूएनओ, इसके कार्यों का सूत्रधार होता है। यह न केवल प्रशासकीय कार्य करता है, बल्कि सुरक्षा परिषद के सामने वो ऐसे मामले ला सकता है जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मतलब जो यूएनओ का लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाना, तो महासचिव को अगर कहीं लगता है कि इस शांति भंग हो रही है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो सही नहीं है, उचित नहीं है विश्व शांति के लिए, तो उसको महासचिव अपनी पहल से सुरक्षा परिषद के सामने ला सकता है। तो एक तरह से ये बड़ा रोल, बड़ी भूमिका उसकी होती है। वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं अभी रिकॉर्डिंग के टाइम, और ये 2017 से हैं और ये पुर्तगाल के हैं बेसिकली। महासचिव के कार्य भी हम देख लेते हैं। महासचिव एक तरह से हेड की तरह से रिप्रेजेंट कर, एक जहाँ कहीं भी यूएनओ को रिप्रेजेंट करना है तो वो महासचिव होता है, इसलिए ये उसका सिंबल, एक तरह से ये उसकी बिहाव पर काम करता है। तो महासचिव के कार्य भी हम देख लेते हैं। एक तो सामान्य प्रशासन, कि ये अन्य सभी अंगों की बैठक में भाग लेता है और वे सभी कार्य करता है जो उसे सौंपे जाते हैं, प्रशासनिक कार्य। महासचिव यूएनओ के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है और महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारंभ होता है। मतलब महासचिव की रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट मैटर होती है और महासभा के अधिवेशन में उसे डिस्कस किया जाता है। और बाकी सारे अंगों के कार्यों को संभालना, सिस्टमेटाइज करना, वो सब तो है ही इसका कार्य। तकनीकी कार्य जो यूएनओ को करने होते हैं, जैसे अध्ययन करवाना है, कहीं पे रिपोर्ट वगैरह बनानी है या उनको रीड करना है, सर्वेक्षण वगैरह, जिससे यूएनओ के पास कार्य करने के लिए साधन उपलब्ध हो, वो सारे अरेंजमेंट भी करना सचिवालय का या उसके हेड महासचिव का काम है। सचिवालय का अंदर इंटरनल प्रशासन देखना, जैसे सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति वगैरह करना, वो सब तो है ही। वित्तीय कार्य भी करता है कि ये बजट का संचालन देखता है कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो बजट बन चुका है वो उचित तरीके से उसका निर्वहन हो रहा है या नहीं। प्रतिनिध्यात्मक कार्य, ये इम्पोर्टेंट कार्य, कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करता है। संघ की तरफ से ये वार्ता और समझौते या करार वगैरह करता है। एक तरह से ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। राजनीतिक कार्य हैं कि ये विभिन्न मुद्दों को, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, विभिन्न मुद्दों को सुरक्षा परिषद के सामने लाता है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होगा और इस तरह के कार्यों की वजह से उसके महत्व में वृद्धि हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक तरह से प्रधानमंत्री की तरह कार्य करने लगा है। तो महासचिव की जो पोस्ट है वो एक तरह से हम प्रधानमंत्री जैसी हमें दिखाई देती है इस संस्था में, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी शक्तिशाली। महासचिव की भूमिका ये बहुत महत्वपूर्ण, हम देख चुके हैं ये पद। उसे
केवल प्रशासनिक कार्यों का ही निर्वाह नहीं करना है, बल्कि राजनीतिक उत्तरदायित्व का भी करना है। उसकी पोस्ट पॉलिटिकल मैटर सॉल्व करने की भी वो अपने को उतना महत्वपूर्ण बना सकता है जितनी योग्यता और क्षमता उसमें है। लियोनार्ड कहते हैं कि महासचिव की रिपोर्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, महासचिव की रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति के संदेशों की तरह प्रभावशाली होती है। महासभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महासचिव का जो पद है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पद है। तो जितना महासचिव इसको कैपेबल बना सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितना रोल वो निभाना चाहते हैं उतना वो विश्व शांति को स्थापित करने में यदि उनकी योग्यता है तो वो निभा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम न्यास परिषद और सचिवालय को बहुत संक्षेप में देख चुके हैं। आगे के वीडियो में एक और इसका अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।